हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और अच्छे से तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन हम लगभग समाप्ति की ओर है। अब देखो, हायर एजुकेशन हम लोग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी चीज़ है कि जो हिस्ट्री की जो चीज़ें होती हैं, वो जीरो से लेके करंट तक पढ़ी जाती हैं। आरंभ से लेके वर्तमान तक पढ़ी जाती है और भविष्य की कल्पना के आधार पर बनाई जाती है। इसलिए ये जो यूनिट है हमारी हायर एजुकेशन, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड यूनिट है। क्लियर? और हम इसे काफ़ी टाइम से पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम चीज़ें हम कर चुके हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, एकदम फास्ट मोड में पढ़ेंगे। मैं चीज़ें समझा दूँगा, नोट्स दे दूँगा, आप नोट से पढ़ें। जल्दी-जल्दी में आपको बता दूँगा ताकि कम से कम क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस का वेट ना करना पड़े और उतना इंतज़ार करना पड़ता है हमें वीडियोज़ नोट्स के लिए। ठीक है? तो कोशिश करते हैं, कितना समझ सकते हैं, कितना आगे इसको लेके जाएँगे। ठीक है? कितना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, इन सभी चीज़ों को एक समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम हर एक चीज़ को जितने भी पढ़ चुके हैं, सभी के नोट्स मैं आपको दे चुका हूँ। अब हम मैक्सिमम चीज़ों को अब आगे पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक उठाएँगे, ओपन यूनिवर्सिटीज़ करके एक टॉपिक होता है। आप सभी ने सुना होगा ओपन यूनिवर्सिटीज़, जिसे आप मुक्त विश्वविद्यालय कह लीजिए, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय सुना होगा, केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। आपने इग्नू का नाम सुना होगा। इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है। क्या इसकी आवश्यकता थी? क्यों ओपन यूनिवर्सिटी की आवश्यकता भारत में पड़ी? इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। साइड में आपको कुछ वर्ड नहीं दिखेंगे, मैं पढ़ के बता दूँगा, आप निश्चिंत रहिए। बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है, परंतु थोड़ी-सी समझ के साथ याद करने वाली चीज़ें इस यूनिट में ज़्यादा मिलेगी। तो सबसे पहले डेफिनिशन देखेंगे बिना किसी समय गँवाए हुए। क्लियर? ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसा उच्च शिक्षा संस्थान है, जहाँ छात्र बिना नियमित कक्षाओं के, ठीक है, उपस्थित हुए और समय के अनुसार अध्ययन करते हैं। इसमें प्रवेश के लिए पारंपरिक शैक्षणिक योग्यताओं की बाध्यता कम होती है और यह मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा, बिल्कुल। ये जो वर्ड है ना, इसमें दूरस्थ शिक्षा नाम ये पूछा जाता है। ये डिस्टेंस लर्निंग लिखा होगा यहाँ पे, 1 मिनट, कहाँ लिखा है? द एंट्री रिक्वायरमेंट मिनिमम, देखिए, एंट्री रिक्वायरमेंट आर मिनिमम कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल यूनि, जितनी भी हमारी पारंपरिक शैक्षणिक संस्थान होती है ना, प्रवेश की जो प्रक्रिया होती है बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है। हमको रूल्स एंड रेगुलेशन की, अटेंडेंस की आपको दिक्कत नहीं होती, आपको रेगुलर स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटी, आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता। ये सारी सारी सुविधाएं कहाँ मिलती हैं? आपको ओपन यूनिवर्सिटीज में दी जाती हैं। क्लियर? सबसे एक बस याद रखना आप, डिस्टेंस लर्निंग का एक विकल्प है ये। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, दूरी और संसाधनों के साथ करने की सुविधा होती है। क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं? देखिए, विशेषताएँ ये लिखी, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है इनकी वो है डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग। फ्लेक्सिबल एडमिशन होता है, लचीला प्रवेश पत्र मिले, स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी। क्यों? आपको रेगुलर ना ही कॉलेज जाना है, ना यूनिवर्सिटी आपको जाना है। सेल्फ, अच्छा लिखा है, सेल्फ लर्निंग या सेल्फ स्टडी कह लीजिए। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा। टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, अभी हम पढ़ेंगे स्वयं, स्वयं प्रभा, ये सब के सब डिस्टेंस लर्निंग के ही प्लेटफ़ॉर्म हैं। आप घर बैठ के एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी डीटीएच के चैनल के माध्यम से। क्लियर? उद्देश्य क्या था इस यूनिवर्सिटी स्थापित करने का? इनका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव था, ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्य ऑब्जेक्टिव था उच्च शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाना, जीवन भर सीखने की सुविधा। ये लाइन आप इसमें ये जो बता रहा हूँ ना, हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये यूपीएससी पूछ की जाती है। जीवन भर सीखने की सुविधा देना और पारंपरिक विश्वविद्यालयों पर दबाव करना। ठीक है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ओपन यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइड हायर एजुकेशन टू एवरीवन, फैसिलिटीज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये वर्ड आप इसमें, ठीक है, इंट्रोड्यूस टू प्रोसेसर ऑन कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी। सीधी बात है। शिक्षा का प्रकार क्या था? यह मुख्य रूप से दूरस्थ दो तरह से दी जाती है। एक तो डिस्टेंस एजुकेशन और एक होती है आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं, आप देखोगे जब प्राइवेट फॉर्म भरते हैं, ये तो कॉलेजों में भी कराए जाते हैं, पर यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा जो रहता है आपका, जैसे कि आपके, मैं एमपी का बताऊँ, ये भोज है, भोज ओपन यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर ओपन राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है,
नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है बिहार के अंतर्गत और एक आपकी इग्नू, ठीक है? दिल्ली में आपकी है। अब ये सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है, की डेट अभी हम सब पढ़ेंगे। प्रवेश के लिए क्या-क्या शर्तें होती हैं? ओपन यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पारंपरिक योग्यताओं की सीमाएँ बहुत कम होती हैं, इसलिए ये क्या होती है कि इंक्लूसिव होती है। बहुत ज़्यादा मतलब प्रक्रिया से नहीं गुज़रना पड़ता आप सबको। महत्व क्या है इन सब यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी शिक्षा को अधिकतम लोगों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करती है। परंपरागत विश्वविद्यालयों पर दबाव कम कर और हमें ये क्या देती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की सुविधा प्रभावित देती है। अब जीवन भर आप सीख सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ़ आप इसी एज के बाद। अब जिस व्यक्ति के पास बड़े शहर में अब जैसे कि यूनिवर्सिटियाँ होती हैं हमेशा बड़े शहरों, कोई व्यक्ति गाँव का रहने वाला, से मान के चलिए पीएचडी करना है या आपको बीए करना है, एमए करना है, बीएससी करना है। अब गाँव के व्यक्ति के पास एक किसान का आदमी है, उसके पास उसके जीवन यापन के लिए बड़ी मुश्किल से माफ़ी चाहूँगा, कुछ संसाधन जुटा पाता है। अब वो पढ़ाई में खर्च करे, अपने जीवन या परिवार को चलाए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ओपन लगता है, वो घर पे रहे, मार्केट से किताबें खरीद लेगा, यूनिवर्सिटी से जहाँ से उनको किताबें मिलती हैं, बुक्स लेकर आएँगे, उन बुक्स को पढ़ना और एग्ज़ाम देके पास हो जाना। ये सुविधा देती है डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है? उपयोगिता कोई ज़्यादा है नहीं। कुछ हाँ, ये किस उद्देश्य को और बात करें हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स राइट टू एजुकेशन 21, 41 एंड 45 डीपीएसपी के। शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया और हमारे एक एनईपी में भी हमने एनईपी 1986, एनईपी 2020 हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। सब में डिस्टेंस लर्निंग को मान्यता दी गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यानी कि डीईबी, ये देखिए ब्यूरो है हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से ओपन यूनिवर्सिटीज के मान्यता और निगरानी की जाती है। किसके माध्यम से? मेनली आपका दिया जाए यूजीसी या फिर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। ये दो नाम इसमें आप अच्छे से याद रखेंगे, यूजीसी एंड डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के माध्यम से ही यूनिवर्सिटी की मान्यता और उसकी निगरानी की जाती है। क्लियर? चलिए, फंडिंग वगैरह सब यूजीसी करेगी इनको, है ना। वैश्विक महत्व क्या है इनका? देखिए, ओपन यूनिवर्सिटी जो है दूरस्थ शिक्षा मॉडल का दुनिया भर में अपनाया गया है। यह विशेष रूप से वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कार्य करने वाले, मान के चलिए मैं पढ़ाता भी हूँ, अब मुझे अपनी डिग्री भी करना है, तो मैं जाके इग्नू से कर सकता हूँ, मुझे रेगुलर कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। चलिए और बात क्या है इसकी। ओपन यूनिवर्सिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी एंड एक होती है राज्य मुक्त विश्वविद्यालय। देखिए, अब कुछ चीजें हम यहाँ पे बात करते हैं। जो सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटीज होती है, ये भारत सरकार के अधीन आती है और सीधे केंद्र से वित्त पोषित। दो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक इग्नू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ठीक है। कुछ राज्य पोषित यूनिवर्सिटी ये राज्य सरकारों द्वारा स्थापित होती है और राज्य से वित्त पोषित होती है। नालंदा बिहार, कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी बेलगाम, नासिक में आपकी है यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी चेन्नई, कोलकाता, भोपाल राजा भोज। देखिए, ये नाम याद कर, मैंने एक लिस्ट दी है पीछे, अभी एक लिस्ट आएगी, उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ दी हैं, उनकी ईयर अच्छे से याद कर लेना। क्या होता है कभी-कभी प्रश्न जाते हैं ओपन यूनिवर्सिटी के नाम, फिर उनको क्रोनोलॉजी में ज़माने के लिए दे दी जाती है। उनका तो कई बार पूछ चुके हैं, आजकल ऐसे डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्या करना, सभी स्टेट की जो इम्पोर्टेंट मैंने एक लिस्ट दी है आपको, सभी मैक्सिमम इसमें दी है, स्टेट यूनिवर्सिटी को आप अच्छे से पढ़ के जाएँगे। इग्नू की क्या डेफिनेशन है भैया? इंदिरा गांधी, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है इग्नू का कभी, तो याद रख लेना, इसकी फुल फॉर्म्स हमेशा पूछी जाती है। एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है आपकी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलो, क्या है परिभाषा? इग्नू जो है वो भारत सरकार के अधीन एक केंद्रीय ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसे 1985 यार अच्छे लग 1982 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाना, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पारंपरिक विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ सकते थे। यह विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग के क्षेत्र में एक अग्रणी है और व्यापक पाठ्यक्रम ही हमको प्रदान करता है, ठीक है। क्या क्या विशेषता वहीं, डिस्टेंस लर्निंग, फ्लेक्सिबल एडमिशन, वाइड रेंज कोर्स मिल जाएगा आपको, इंक्लूसिव एजुकेशन मिलती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मान्यता मिलती है इन सबको। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से डिग्री करेंगे तो भारत सरकार या कोई विदेश की यूनिवर्सिटी मान्यता नहीं देगी, मान्यताएं मिलती हैं इग्नू की, ठीक है। इग्नू की जो भी आप डिग्री करेंगे ये मान्य रहती है सभी जगह।
शिक्षा को अधिकतम लोगों तक पहुंचाना उद्देश्य है, ग्रामीणों को दूर दराज और क्षेत्र में विकास विस्तार करना, जीवन भर सीखने की सुविधा देना। ये वर्ड अच्छे से याद रख लेना, कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है। पारंपरिक विश्वविद्यालयों पे दावा क्यों करना, ठीक है, ये सारी चीजें। योग्यता क्या है, जो ही सब हमने बताई है वही की वही बात करी थी, वही इग्नू की भी है। कि मुख्यालय आप देख लीजिए, इग्नू का मेन मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है साहब, ठीक है। इसके लेकिन 8 रीजनल सेंटर भी पूरे भारत में लगभग इग्नू के 8 रीजनल क्षेत्रीय सेंटर, रीजनल हम कहते हैं क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय सेंटर है। पूरे भारत में लगभग इसके 67 8 रीजनल, पूरे भारत में लगभग 67 रीजनल सेंटर हैं। ये एक बार इसको ना क्रॉस चेक कर लेना भी वर्तमान में कितने हैं ना। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, वैसे पूछा तो नहीं जाएगा पर फिर भी देख लेना आप यहाँ से इसका। इग्नू के दायरा केवल भारत तक सीमित नहीं है, इसके इंटरनेशनल स्टडी सेंटर कई देशों में भी हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, बस इतना याद रख लेना। इग्नू में नई स्कूल और विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रमुख स्कूल जैसे कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। ज़्यादा कुछ है नहीं, उसके जो कोर्स वगैरह हैं उन्हीं की बात की गई है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएँगी, मैंने लिख दी हैं ताकि आपको क्या है ना चीज़ें पढ़ के थोड़ा समझ में आए कि हमारा इग्नू जो है वो किस लेवल का एक यूनिवर्सिटी है जो एजुकेशन प्रोवाइड हम सबके लिए कराती है डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम। एडमिशन और एवोल्यूशन, एडमिशन वही हर साल सत्रों में होता है, प्रवेश प्रक्रिया फ्लेक्सिबल होती है, सारी बातें। वैश्विक सहयोग की बात है कि इग्नू ने कई देशों के विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे यूनेस्को के साथ एक एमओयू भी किया है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टडी सेंटर विभिन्न देशों में भारतीय, रख लेना है आप किसके साथ एमओयू किया, तो यूनेस्को के साथ ठीक है। विभिन्न देशों में भारतीय और विदेशी छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये सारी बात इसमें कही गई। अब ये देखिए मैंने लिस्ट दे दी आप, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटियां हैं हमारे पास, ओपन यूनिवर्सिटी, सबकी लिस्ट दी है। क्या करना है आपको, इनके नाम देखना है और इनके ईयर देखना है, इनकी लोकेशन, ठीक है। लगभग लोकेशन तो ऐसा है उन्हीं लोकेशन के नाम पे बनाई गई है। मध्य प्रदेश का एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी स्वाभाविक है चेन्नई में होगी, तमिलनाडु में ही होगी। इनकी सिटीज देख लेना, जैसे कि ये पंजाब राज्य ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, सर पटियाला में 2019 में स्थापना हुई है अभी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल ओपन यूनिवर्सिटी है, बिलासपुर में है। तो ये सारी की सारी सिटी और लोकेशन आप इसमें याद देख लेना, सबकी सब लिस्ट देखिए और अभी से जुड़ जाना, इनको फैक्ट बहुत है इस यूनिट में, क्लियर, पढ़ के जाना अच्छे से। स्टेट ओपन यूनि जैसे अब एक तो हमने पढ़ लिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी क्या है, तो वो भी लगभग सेम ही है, परंतु क्या है राज्यपाल के दिन आ जाएगी, बस पर कितना रहेगा। देखो सभी यूनिवर्सिटी जो राज्य की हमारी यूनिवर्सिटी होती है, चांसलर कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, याद रखना, एक गलत मत कर देना, ठीक है। कुलपति कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं प्रत्येक राज्य के, ये संविधान में है, राज्यपाल ही होते हैं, कोई नहीं होता। इसके सभी विश्वविद्यालयों के जो कुलपति कहते हैं वो राज्यपाल ही होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके जो मेन मुख्य जो करता धरता इनको जो कर वो राज्यपाल होते हैं। परिभाषा क्या है, राज्य ओपन विश्वविद्यालय वह उच्च संस्थान है, ऐसा करेंगे राज्यपाल को थोड़ी सख्ती के लिए एक अलग से एक स्लाइड दे दूंगा, है ना, बना के, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। राज्य ओपन यूनिवर्सिटी वह उच्च संस्थान है जिसे राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। यह मुख्य रूप से दूरस्थ यानी डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य ऐसे छात्रों तक शिक्षा को पहुंचाना जो पारंपरिक विश्वविद्यालय, सब चीज वही मिलेगी शिविर, वही आर्टिकल्स की बात की जाएगी, वही एनईपी की बात की जाएगी, वही यूजीसी और देख लो डीईबी द्वारा निगरानी की बात कही जाती है। ये दी है मैंने। सबसे पहले आपको स्टेट यूनिवर्सिटी दी जाती है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो थी। 1982 में इसकी स्थापना कहाँ हैदराबाद में हुई थी। फिर आपकी यशवंत राव चौहान है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी, कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी, सुभाष चंद्र ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर, पश्चिम बंगाल कोलकाता। यूपी राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर, इलाहाबाद में है, ठीक है। तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, पंडित सुंदरलाल शर्मा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, पटियाला का अपन ने पढ़ा था। ये सारी सारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाएंगे, बहुत चांसेस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई थी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि एक प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि एक नहीं प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं और अभी कुछ ज़्यादा यूजीसी इस पर ध्यान देती है। तो मैंने इसमें क्या किया है, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन को ऐड किया है।
पंचवर्षीय योजना अभी तो 2014 से बंद है। अभी तक टोटल 12 आज़ादी के बाद से लेके अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी हैं। पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर के प्लानिंग कमीशन होते हैं। कितने ईयर का प्लानिंग कमीशन ये लिखा है ऊपर, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, ठीक है? 5 ईयर ये क्या होते हैं? 5 साल तक कैसे कार्य करना है? क्या-क्या इसमें लक्ष्य रखे जाएँगे? क्या-क्या लक्ष्य सरकार रखेगी? लेकिन ये समग्र रूप में आती थी। ये योजना है ना विभिन्न क्षेत्र जितने भी क्षेत्र होते थे सरकार के कार्य करने के, हर एक क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये स्कीम लाई जाती थी। परंतु अपन यहाँ सिर्फ शिक्षा के माध्यम से याद करेंगे, तो मैंने सभी 5 की 5 पंचवर्षीय योजनाएँ इसमें दे दी हैं। अब आपको करना है कैसे याद करना है? सभी जो 12 की 12 पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान्स हैं आपके पास, इनको आपको ईयर वाइज़ याद करना है। कैसे करेंगे आप? ईयर वाइज़, ठीक है? ईयर वाइज़ ही आपको पहली कब आई थी, दूसरी कब आई थी, तीसरी कब आई थी। इसके साथ मैंने कुछ-कुछ फैक्ट उसमें जोड़ दिए हैं, ठीक है? इसलिए लाई गई थी ये सब उद्देश्य दिए हैं, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता योजना कार्यान्वयन करना, तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करना, अनुसंधान, परियोजना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्रों का ये सब विकास करना, ठीक है? संवैधानिक भेद भी लिखा है, क्यों लाई गई थी एनईपी का अब जैसे कि मान के चलिए एक हमारे पास पहली पंचवर्षीय योजना कब आती है? 1951-52 51-52 में चुनाव होते हैं हमारे देश में, पहले चुनाव होते हैं लोकतंत्र के, कांग्रेस की सरकार आती है, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। इसी के साथ 5 ईयर प्लानिंग कमीशन की एक विचारधारा आती है कि 5 साल तक हम विचार कर अब तो 14 साल, 25 साल, 40 साल के हम एक विज़न के साथ कार्य करते हैं। ठीक है, ये एक विज़न होता है सरकार का कि हमें अगले 5 साल कैसे कार्य करना है, अगले 5 साल कैसे कार्य करना है, सीधी-सी बात है। जब आप रिसर्च करोगे, तो आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे, ठीक है? जब हाइपोथेसिस में हम यही यूज़ करते हैं कि हम रिसर्च में हमको क्या करना है, कैसे पार्ट करेंगे। जब हम रिसर्च पढ़ेंगे तो मैं आपको हाइपोथेसिस वगैरह ये सारी चीज़ समझाऊँगा वहाँ पे, ठीक है? पहली योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत में बुनियादी ढांचे और संस्थानों की नींव रखना, बिल्कुल। 1952 की पहली जो हमारी एनईपी पंचवर्षीय योजना आई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना और व्यक्ति को मूलभूत शिक्षा संस्थान देना, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई विश्वविद्यालयों का विकास। हमारे पास यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी, तकनीकी शिक्षा नहीं थी। क्यों? आज़ाद ही हुए ना हम, अब आज़ाद होने के बाद अब धीरे-धीरे चीज़ों का विकास होगा। तो ये सारी जैसे विज्ञान, तकनीकी शिक्षा के सुधार में शामिल करना, ये सारी बात कही गई थी। सेकंड पंचवर्षीय योजना आती है 1956 से 51, 61 तक चलती है। 51 में आई थी पहली, क्लियर? दूसरी आती है 56 से 51 तक चलती है। क्या था इस योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगीकरण। अब धीरे-धीरे किन चीज़ों पे बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी और आईटी का प्रस्तावना। तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है 1961 टू 1966। तो ऐसे मैंने सभी की सभी पंचवर्षीय योजनाएँ दे दी हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और एक चीज़ याद रखना, अब जैसे ही आपने ये 12 की 12 पंचवर्षीय योजना देख ली, 2017 तक थी आखिरी पंचवर्षीय योजना हमारी, ठीक है? लास्ट थी 2012 से 17। अब आपने जब ये पंचवर्षीय योजनाएँ देखी, तो क्या कभी-कभी प्रश्न पूछ लिया जाता मान के चलिए, एक जो प्रश्न पूछा गया, आईआईटी इंदौर। अब आपको आईआईटी इंदौर की अगर ईयर याद है, तो आपको पता चलेगा प्रश्न पूछा गया था आईआईटी इंदौर की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की? सीधा ये पूछा जाएगा किस पंचवर्षीय योजना के तहत की? आपको पता होगा तो आप बता दो साहब 10वीं पंचवर्षीय योजना थी या 8वीं थी या 7वीं थी या छठी थी? 2 नंबर आपके मिल जाएँगे। बस इतना काम आपको करना पड़ेगा। तभी 12 की 12 पंचवर्षीय योजना अच्छे से याद कर लें, ठीक है? लेकिन एक तो इनकी ईयर याद कर लेना और बाकी जितने जो फैक्ट यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनकी ईयर याद कर लेना। शिक्षा के क्षेत्र में जो-जो इनिशिएटिव क्या है, वो ईयर याद कर लेना और इनकी ईयर याद कर लेना, बस कुछ नहीं करना। अब ये सभी के सभी की देखो शॉर्ट लिस्ट बना के दे दी है मैंने, है ना? ये देखो छोटे-छोटे की पॉइंट्स भी मैंने डाल दिए हैं इसमें, ठीक है? ये क्या-क्या इनकी शिक्षा में क्या-क्या योगदान था, क्या उद्देश्य के साथ आई थी। ये चार्ट ही याद कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही कर लो यही काफ़ी है, ठीक है? चलिए, अब आता हमारा एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्रालय के विषय में मैंने लिख दिया, हो सकता है कुछ बच्चे नहीं जानते हों, तो आपको थोड़ा पता चल जाए शिक्षा मंत्रालय क्या होता है, ठीक है?
भारत में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय एक संस्था है जो देश में शिक्षा नीति, अभी वर्तमान में हमारे कौन है शिक्षा मंत्री? नाम याद कर लेना इनका। धर्मेंद्र प्रधान जी है ना? ठीक है, नाम इनका याद रखना। चलिए, देश में शिक्षा नीति योजना और विकास का नियमन और संचालन करती है। इसका उद्देश्य सर्व शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा, अनुसंधान और मानव संसाधन का विकास सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले भारत में शिक्षा का प्रबंधन विभिन्न प्रांत और ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाता था। 1950 में भारत में संविधान लागू होता है। फिर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ, स्वतंत्रता जब हुई थी तब हमारे डिपार्टमेंट कौन-सा था? एमएचआरडी था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 1900 अच्छा 1985 में इसकी स्थापना की गई थी अलग से। ठीक है, फिर 2020 में एमएचआरडी का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनईपी 2020 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये प्रश्न पूछा गया है ना, याद रखना है इसको। शिक्षा मंत्रालय कब बना था? तो एनईपी 2022 में, 2020 में। बाकी सारी वही चीजें रिपीटेड पढ़ते लेना आप लोग। प्रधानमंत्री के अधीन ये पूछे नहीं जाएगी पेपर वन में, ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, फिर भी मैंने लिख दिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ नीति निर्धारण और नेतृत्व कौन करेगा? मुख्य विभाग इसके हैं प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा, अब तो हायर एजुकेशन भी देखती है। अलग अलग बॉडीज हैं जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगी। यूजीसी, हमने जो 6 मेन रेगुलेटरी बॉडीज हम लास्ट क्लास में समझ चुके। उद्देश्य क्या है? वही सब के सब जो एनईपी 2020 में पढ़े हैं। प्रमुख कार्य क्या है? वही सारे के सारे। ये इसकी बॉडीज यहाँ भी देखी, ये सारी की 6 की और जो कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी यहाँ पे डबल से लिख दी है मैंने। ठीक है, जैसे यूजीसी सबसे इंपॉर्टेंट है, एआईसीटीसी है, एनसीईआरटी है, एनसीटीसी है, आईसीएसएसआर है, सीएसआईआर, आईसीएसएसआर, इग्नू है, बहुत सारी इसकी बॉडीज भी इस कार्य करती है। वही आपके संवैधानिक आधार में वही आर्टिकल मिलेंगे आपको सेम टू सेम, वही एनईपी 2022 और 1980 की बात की जाएगी। क्लियर? कुछ पहल जैसे कि आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आए, समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया, हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी हमने बनाई। ठीक है, स्किल इंडिया इनिशिएटिव एंड वोकेशनल एजुकेशन। अब जितने भी इनिशिएटिव कार्य चल रहे हैं एजुकेशन, वो सब शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, भारत में शिक्षा हाँ, एक और ये इम्पोर्टेंट है, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। 5 स्टार लगा लीजिए इसको भाई साहब। आजकल बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये योजना है ना, इनको अच्छे से पढ़ के जाना सरकार की। जैसे कि राइट टू एजुकेशन हम कब लेकर आए थे? याद रखें, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था। क्या था राइट टू एजुकेशन, पता है सबको? ये पूछा गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? 6 से 14 साल चिल्ड्रंस, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हमको देना है। मुफ्त और अनिवार्य फ्री शिक्षा, ये अधिकार भी है बच्चों का। ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन के तहत, आर्टिकल 21। और फिर हमने इसी के आधार पर इस आर्टिकल को, अधिकार को देने के लिए हमने एक नियम बनाया, एक अधिनियम लेकर आए 2009 में। ठीक है, सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता होना चाहिए, गरीबी निजी स्कूलों में 25% आरक्षण, ये सारी चीजें तो आरटीआई एक्ट में भारत में शिक्षा का समान अधिकार सुनिश्चित किया और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया गया। सीधी सी बात है। समग्र शिक्षा अभियान एसएसए, ये पूछा गया कब प्रारंभ हुआ था? 2018 में। ठीक है, 2018 में। इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, डिजिटीकरण, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। ये पढ़ लेना आप, मैंने दे दी है। देखिए, ये मिड डे मील स्कीम 1995 में, बहुत पुरानी स्कीम है। मिड डे मील क्या होती है? जो आंगनबाड़ी और जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे भोजन दिया जाता है, कुपोषण को दूर करने के लिए लाया गया था, जो विद्यालय छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना, ताकि जो कुपोषण को दर को कम किया जाए। ठीक है, ये भी उसी का पार्ट है हमारे। ठीक है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ये 2008 में, ये भी आप पढ़ लेना। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये रूसा पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ये पूछा जा चुका है रूसा से। क्या था रूसा? 2013 में शुरू किया गया था। ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सुधार और गुणवत्ता के लिए लाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूसा 2013 में। और 2000 इसको फिर से अपडेट भी किया गया था मेरे हिसाब से, इसमें सेट पॉइंट होगा। रूसा 2.0 भी चल रहा है अभी वर्तमान में शायद। इसका एक बार देख लेना ना, रूसा का अगर पीपीटी में नहीं हो ना, तो रूसा कहाँ लिखूँ मैं, जगह मुझे मुझे ये ना, रूसा हमने 2.0 स्टार्ट किया है सरकार ने अभी। ठीक है, रूसा 2.0 मेरे हिसाब से शायद अभी किया है, 2025 या 24 में किया है, एक बार देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, और आप एक बार अच्छे से इसको देख। क्लियर? चलिए, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुझे लग रहा है यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। कब स्टार्ट हुई थी? 2015 में। यार अच्छे से याद करके जाना है इनके। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन
इनिशिएटिव ये, हाँ, एक दीक्षा है, तो आप अच्छे से देख के जाना, पढ़ लेना इसके बारे में, दीक्षा के बारे में अलग से। क्या है ये? दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म था हमारे पास, ठीक है? ये सब ऑनलाइन एजुकेशन के लिए थे, एनडीईआर, ठीक है? ये सारे के सारे आपके पास नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर और दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म, दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म को पढ़ के जाना अच्छे से। एक अभी हमने लास्ट शायद 2024 में इसको प्रारंभ किया है, 2025, 24, 25 का ही समय है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। अब क्या होगा, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, मुझे लग रहा है यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। तो इसमें मैं 3 स्टार लगा लीजिए आप इसमें ना, 3 स्टार मान के चल लीजिए इसमें, और लगा लीजिए, चलिए हटाइए। छोटा-सा टॉपिक है। क्या होगा, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क भारत सरकार और यूजीसी द्वारा प्रस्तावित एक मानकीकृत प्रणाली है, जिसका उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रमों, क्रेडिट्स और मूल्यांकन को एक समान मानक पर लेके आना। इसे शिक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग क्या होती है, हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे इसको अच्छे से। बहुत बढ़िया, पेन कहाँ चल रहा है, मैं चला जा रहा हूँ। ठीक है, हायर एजुकेशन मानकीकरण करना स्टूडेंट। अब देखो फ्रेमवर्क क्या होगा, मान के चलिए आपने 1 साल यहाँ पढ़ा, 2 साल आपने ये पढ़ा, अब आपको क्रेडिट स्कोर दिए जाएँगे, ये आपके अकाउंट में ऐड किए जाएँगे। इसके आधार पर आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा, यानी आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं बिल्कुल। ये भी बिल्कुल आज के समय की आधुनिक शिक्षा प्रणाली है पूरी तरीके से। चलिए विशेषताएँ क्या है? पाठ्यक्रम को क्रेडिट्स में बाँटना, ये देखिए, ये लिखा है, अभी मैंने क्रेडिट की बात की थी आपसे, यह लाइन है। पाठ्यक्रम को क्रेडिट में बाँटना, एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में क्रेडिट ट्रांसफर। आपने ए में पढ़ाई की, यहाँ से छोड़ के बी में चले गए, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी वो डिग्री खराब होगी। आपको जितनी वहाँ पढ़ाई की है, आपने 1 साल पढ़ाई की है, तो 1 साल का वो क्रेडिट यहाँ मिल जाएगा, फिर आपने आगे की पढ़ाई उसी क्रेडिट के आधार पर आगे बढ़ेंगे, वो क्रेडिट आपके अकाउंट में ऐड होते रहते हैं। क्लियर? छात्रों को इलेक्टिव कोर्स और ये देखिए, चुनने का विकल्प मिलेगा आपको, सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है, आपने 1 साल ये पढ़ लिया, अगले साल से आपको दूसरा पढ़ना है, तो वो क्रेडिट आपकी वो बेकार नहीं जाएगी पढ़ाई, उसका आपको क्रेडिट स्कोर मिलेगा, वह आपके अकाउंट में मिलेगा, उसके आधार पे फिर आपको आगे की एजुकेशन आपकी बढ़ती रहेगी। ये है आपका, है ना, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क स्कीम्स, समझ में आ रही है आपको? अब नीतिगत आधार वगैरह ये सब देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा नोट्स। एबीसी आईडी भी आई है, ये छोटे-छोटे बच्चों की भी बनती है हमारे पास एबीसी आईडी, ठीक है? ये भी इसी तरह का है, भारत सरकार और यूजीसी द्वारा हायर एजुकेशन में क्रेडिट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, सेम वही है। इसी के आधार पर हम ये एबीसी आईडी हमने बनाई, ये आप सबकी बनी भी होगी। जो विद्यार्थी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिन्होंने खत्म किया लास्ट ईयर, आपको कॉलेज ने आपके पास एक एबीसी अकाउंट बनवाया होगा, मैंने भी अपनी बनाई है, आपकी भी एबीसी अकाउंट बनी होगी। इस पे आपका पूरा ब्यौरा रहेगा, एक आईडी आपको यूनिक आईडी जिसमें दी जाती है, जिसे हम एबीसी आईडी कहते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, डिजिटल इनिशिएटिव में हमारे, ठीक है, प्रत्येक छात्र को एक आईडी और क्रेडिट स्कोर करती है। ये देखिए वही है, सारा का सारा आपका पूरा का पूरा डिजिटली आपका रिकॉर्ड रहता है यहाँ पे। वही आपको क्रेडिट स्कोर मिलेगा। ऑनलाइन क्रेडिट जमा, ट्रांसफर और रिडीम करने की सुविधाएँ मिलती हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्रेडिट ले जाने और यूज़ करने की सुविधा मिलती है। क्रेडिट जमा करने और उसको रिडीम करने की सुविधाएँ मिलती हैं। वही फ्लेक्सिबिलिटी लर्निंग, ऑटोनॉमी प्रदान करता है। हायर एजुकेशन में मोबिलिटी को आसान होती है। मल्टीडिसिप्लिनरी यानी कि आप अलग-अलग सब्जेक्ट में कर सकते हैं। स्किल बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है? ड्रॉप आउट, ये लाइन अच्छे से याद रखना, ये सब क्यों लाए गए हैं? ड्रॉप आउट को कम करने और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए। ये जो लाइन बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब बताओ, इसमें समझने वाली चीज़ें कुछ नहीं है? सीख भाई, अभी देखिए, अभी हमने बात करी थी नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, अब उसके विषय में दे दिया है। क्या है? डिजिटल इकोसिस्टम है जिसका उद्देश्य स्कूल और उच्च शिक्षा में ऑनलाइन लर्निंग, ई कंटेंट और लर्निंग एनालिटिक्स को बढ़ावा देना है, ठीक है? 2021 में ये शुरू किया गया था, ठीक है? भारत सरकार द्वारा 2021 के बाद इसको शुरू किया गया था, याद रखना है इसको। ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड आता है, ई लर्निंग, ई असेसमेंट, इनेबल वर्चुअल क्लासरूम, ई स्टेटमेंट, वर्चुअल क्लासरूम, इसी के माध्यम से 2021 में कोविड का समय था, तो ये उस समय लाया गया था कि कैसे बच्चों तक एजुकेशन, आपने देखो डीटीएच पे उस समय बच्चे क्लास देखते थे, ये इसी प्रोग्राम के तहत लाया गया था। राष्ट्रीय, क्या है ये? अच्छा, आरआरए अभियान था, राष्ट्रीय अभिक्षर अभियान, ये 2015 में शुरू हुआ था, ठीक है? मोदी जी ना ऐसे कार्यक्रम बहुत लेकर आती है इनकी सरकार, ठीक है? तो ये अच्छी बात है, आना भी चाहिए। पर ये धरातल पर कितने लागू होते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा महत्व। इनिशिएटिव प्राइमरी और अपर प्राइमरी छात्रों में साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी के प्रति क्यूरियोसिटी और रिसर्च माइंडसेट को बढ़ाने के लिए लाई गई थी, ठीक है? पढ़ लेना इसको। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आप लोगों ने पढ़ते आ रहे होंगे, क्या इसका उद्देश्य था? 2015 में हमने इसको लेकर आए।
इनिशिएटिव 2015 में जिसका उद्देश्य था गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाना था। बस पढ़ लेना। ई-पीजी पाठशाला इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है भाई। ये अच्छे से पढ़ के जाना ई-पाठशाला, ठीक है? ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है हमारे पास। अन्य डिजिटल इनिशिएटिव को 2015-16 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए हाई क्वालिटी ई कंटेंट मूक्स यानी मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स ये हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। इसके जितने भी ये सॉफ्टवेयर है ना सारे के सारे हम पढ़ेंगे आपके हमारे पास। लेकिन अभी 2 हम यहाँ पढ़ लेंगे स्वयंप्रभा एंड स्वयं प्लस। विद्यापीठ ये 3-4 कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। इनफ्लिपनेट वगैरह यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है? हायर एजुकेशन में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट क्वालिटी इन एजुकेशन सारी वही की वही चीज़ें हैं यार घुमा-फिरा के। पर इसके नाम यार अच्छे से याद पढ़ लेना। ई-विद्या इनिशिएटिव क्या है? ई-विद्या भी हम पढ़ेंगे, स्वयं के साथ पढ़ेंगे लेकिन यहाँ डबल से देख ले ई-विद्या भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में शुरू किया गया था। एक डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव है। ई लिखा है तो मतलब ई का मतलब होता ही है इंटरनेट, ठीक है? इसका उद्देश्य विद्यालयों, हायर एजुकेशन, ऑनलाइन टीचिंग, डिजिटल कंटेंट और वर्चुअल क्लासरूम को बढ़ावा देना है, बस। उद्देश्य वगैरह ये वही मिलेंगे आपको डिजिटल सामग्री उपयोग कराना, ठीक है? टीचिंग तो टीवी, रेडियो और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ई-विद्या के माध्यम से हम पढ़ाए जाते हैं। अभी हमने दीक्षा की बात की थी, दीक्षा क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग अर्थात भारत सरकार की एक नेशनल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे 2017 में शुरू किया गया था, ईयर अच्छे से याद रख लेना, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या था? टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए डिजिटल लर्निंग रिसोर्स और कंटेंट उपलब्ध कराना। यह प्लेटफ़ॉर्म स्कूल शिक्षा को अधिक इंटरैक्टिव और एक्सेसिबल बनाने के लिए बनाया गया था, ठीक है? उद्देश्य क्या था? टीचर्स के लिए ट्रेनिंग और टीचिंग मटेरियल प्रदान करना, इंटरैक्टिव कंटेंट, ई-लर्निंग मॉड्यूल उपलब्ध कराना, पेरेंट्स को सीखने के रिसोर्स उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें इसमें कही गई थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विशेषताएँ दी हैं, मूक्स है, ई-विद्या, एनडीआर, क्यूज़ वगैरह। ई-पीजी पाठशाला, अभी चर्चा कर चुके, डबल से आ गया ये ना। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी हैंडलिंग लर्निंग, ये क्या है सब देख लेते हैं। ये भी एक ऑनलाइन शिक्षा की पहल है, जैसे 2003 में शुरू किया गया था। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, इतना पुराना है, ठीक है? पर फिर भी पढ़ लेना आप इसको। मूक्स मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद करके रखना ना, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है और अब पूछी जाएगी। अभी के समय बहुत सारे मूक्स के हम है ना, बहुत सारे मूक्स पढ़ेंगे, है ना? मैं आपको बता दूँगा ये क्या है, देखो। मूक्स यानी मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज़ जिनको हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम देते हैं, ठीक है? ये क्या होते हैं? फ्री होते हैं और पेड भी होते हैं तो बहुत सस्ते होते हैं। सीखने की बाधाओं को कम करना और किसी जगह से किसी विद्यार्थी को पहुँचाना, सीधी-सीधी बात वही है। भारत में शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई जब सरकार ने स्वयं प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया था। ये याद रख लेना स्वयं प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया था 2017 में हुई थी। इसके अंतर्गत आईआईटी, आईआईएम, सिग्नू और अन्य केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालयों को जोड़कर हमने हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज़ उपलब्ध कराए हैं। ठीक है? चलिए, विशेषताएँ मैसिव अर्थात एक ही समय में लाखों छात्र से जुड़ सकते हैं। ओपन कोई भी व्यक्ति एनरोलमेंट कर सकता है, सभी के लिए ओपन रहते हैं। ये नहीं कि आपके पास एज या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कि नहीं जो होगा सिर्फ़ वही। आपको टीवी प्ले करना है, आपको मोबाइल यूट्यूब पे जाना है, आपको वो देखना प्ले करना है बस, ठीक है? ऑनलाइन पूरी तरह से डिजिटल लाइब्रेरी है भाई साहब। कोई वीडियो लेक्चर मिलेंगे, रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा, क्विज़ मिल जाएगा, असाइनमेंट मिल सब पूरा डिजिटली मिलेगा। सर्टिफ़िकेशन कुछ मूक्स फ्री होते हैं और ऑफलाइन सर्टिफ़िकेशन लो कॉस्ट में मिलता है उनका, ठीक है? ऑफ़िशियल सर्टिफ़िकेट उनका। फ्लेक्सिबल लर्निंग, लर्नर अपनी गति, पीस और कोर्स कंप्लीट करते हैं। आपको जैसे पढ़ना हो, सुबह पढ़िए, रात को पढ़िए, सुबह 4 बजे पढ़िए, जैसे पढ़ना वैसे पढ़िएगा। उद्देश्य डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन और को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना, ठीक है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग वही सारी बातें मिलेंगी आप जो पढ़ेंगे तब, लेकिन इनके नाम अच्छे से पढ़ लेना। कुछ-कुछ चीज़ें चेंज होंगी, बाकी सब वही मिलेंगी। एनईपी 2020 में तो मूक्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। ठीक है, अब तो मूक्स ही लेकर जाओ ताकि अच्छा और उसको पढ़ लेंगे, स्वयं को भी पढ़ ही लेते हैं। देखिए स्वयं क्या है? स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, स्टडी वेब और इसका फुल फॉर्म अच्छे बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 5 स्टार इसको लगा लो, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, 6 लगा लो बढ़ के। एक प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा 99.99% चांसेस हैं, एक प्रश्न आ जाए। किस्मत आपकी शिफ्ट में ना आए, पर अभी तो एग्ज़ा यूजीसी से प्रश्न पूछ रही है। ये भी हमारा एक मॉक्स है, क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। स्वयं भारत सरकार का एक राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे कब स्थापित किया गया था? 2017 में।
ठीक है, एमएचआरडी के द्वारा 2020 में शिक्षा मंत्रालय बन गया था। मैसिव ऑनलाइन ओपन मूक्स को भारत में इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसी के माध्यम से होता है। इसका उद्देश्य था कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित ना रहे और सभी को गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन कोर्सेज मिल सकें। ठीक है, उद्देश्य क्या था? डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करना, बढ़ावा, सभी छात्रों तक पहुंच बढ़ाना। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी, बिल्कुल देखिए, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक के कोर्स उपलब्ध कराना। बिल्कुल, आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, आप अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, 10th क्लास, 12th क्लास, 8th क्लास, 5th क्लास की पढ़ाई बिना स्कूल जाए अगर आप पढ़ना चाहते हैं घर बैठ के, तो अब आपकी टीवी पे देख के, आपकी जो डीडी डिक्स है ना, डीटीएच के जो चैनल है, ऐसे 40 चैनल है स्वयं के अंतर्गत। अभी हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको। देखिए क्या क्या विशेषताएं इसकी। वीडियो लेक्चर मिलेगी आपको, ई कंटेंट मिल जाएगा, सेल्फ असेसमेंट, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, कंप्रेहेंसिव लर्निंग विद वीडियोज, ई मटेरियल, क्विज एंड इंटरेक्शंस। ठीक है, फ्री एक्सेस, कोर्स कंटेंट के लिए सभी फ्री, लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए आपको नॉमिनल कुछ फीस चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, कंटेंट तक फ्री एक्सेस मिलेगा, लेकिन आपके लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत चार्ज कर लिया जाएगा। वाइड कवरेज, स्कूल, यूजी, पीजी, डिप्लोमा, वोकेशनल टीचिंग लर्निंग आदि कोर्स से आपको मिलेंगे। क्रेडिट ट्रांसफर, यूजीसी एंड ईसेट ने इसे एकेडमिक क्रेडिट फ्रेमवर्क से भी जोड़ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना इसको। कभी पूछा जाए क्या स्वयं को एकेडमिक एकेडमिक क्रेडिट फ्रेमवर्क से जोड़ा है, तो हाँ, सब जोड़ा है। ठीक है, कोलेब्रेशन वगैरह अच्छे से देख लेना, क्या क्या महत्व है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है। ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा देना, रूरल एंड मार्जिनलाइज स्टूडेंट को एक्सेस एंड क्वालिटी प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये कुछ टारगेट ग्रुप हैं, कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं। जैसे टेक्निकल का काम कौन देखेगा? ऑल इंडिया इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन देखती है। इसी तरह से बहुत सारी हमारी बॉडीज और उनके मैंने सब नाम दिए। अब देखिए, स्वयं प्लेटफॉर्म ऐसा आपको दिखेगा, स्वयं की आप वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये है स्वयं प्रभा के नाम से आ जाएगा। वो हमने स्वयं पढ़ा था, ये स्वयं प्रभा है। ठीक है, स्वयं पे पूरा पोर्टल का नाम स्वयं है, इसके अंतर्गत एक है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा में क्या है हम बताते हैं आपको। देखिए, ये स्वयं प्रभा है, आप चाहे तो मोबाइल में भी इसका एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़े बात करें इसका, याद रखना कनेक्टिविटी। स्वयं का फुल फॉर्म याद है ना, अभी मैंने बताया था पूरा का पूरा। अब हम बात कर रहे हैं स्वयं प्रभा की। स्वयं प्रभा क्या है? देखो, स्वयं प्रभा जो है भारत सरकार की एक 24/7 डीटीएच सर्विस है। ठीक है, आधिकारिक रूप से 7 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। डेट अच्छे से याद रखना। मुख्य उद्देश्य था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन, वोकेशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पूरे देश में, विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में टेलीविजन के माध्यम से मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, और क्या बात की गई है? विशेषता, कितने चैनल होते हैं? स्वयं प्रभा में 40 चैनल होते हैं। 40 चैनल की लिस्ट दी है, इसमें से टॉप 10 आप एक एक करके अच्छे से याद करेंगे। बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अभी आई की लिस्ट भी है। अब इसकी एक विशेषता है, हर दिन 4 घंटे नया कंटेंट होगा और दिन में वह कंटेंट लगभग 5 बार रिपीट भी किया जाएगा। 4 घंटे नया कंटेंट प्रसारित होगा और वही 4 घंटे जो आपके पास कंटेंट आए उसको 5 बार दिन में रिपीट किया जाएगा। ठीक है, ताकि आप आपके अकॉर्डिंग कभी भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, कवरेज, स्कूल, एनसीईआरटी करिकुलम, यूजी, पीजी, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, टीचर एजुकेशन, वोकेशनल कोर्स, यूजीसी। कंटेंट कौन-कौन प्रोवाइड करा और ये कंटेंट कौन देता है? ऐसे-वैसी जगह से नहीं मिलता है। हमारी बहुत सारी आईआईटीज़ हैं, लिस्ट दी है मैंने बाकायदा। 40 के 40 चैनल कौन ऑपरेट करता है, वो सब लिस्ट दी है, अच्छे से याद करके जाना उसको। यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी, एनआईओएस, एआईसीटीसी, एनपीटीईएल, टेक्नोलॉजी, ये अच्छा याद रख, हाँ, ये विशाख एन गांधीनगर, इसको आप अच्छे से याद रखना कहाँ से ये टेक्नोलॉजी आपको अपलिंक कहाँ कर है हमारी, कहाँ से इसको, और ब्रॉडकास्ट किस सैटेलाइट के द्वारा किया जाता है? जीसैट 15 सैटेलाइट के माध्यम से इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ठीक है, फ्री ऑफ ईयर होता है हमारे पास एक्सेस इसको प्राप्त करने के लिए। ये नाम अच्छे रखना, विशाख एन गांधीनगर में है। ठीक है, चैनल की अपलिंक यहाँ से मिलती है हमको, विशाख एन गांधीनगर से। डीडी फ्री डिस्क के माध्यम से डीटीएच सर्विस से देखा जा सकता है इसको। ठीक है, चलिए, और क्या है? रिमोट टू इंटरनेट लर्नर, अच्छा, ये वही बात है, सीधी-सीधी लाइफलाइन ऑफ लर्निंग, एनईपी 2020 की बात की गई है। कोविड के बाद से इसकी और ज़्यादा आवश्यकता है, डिजिटल इंडिया और ई लर्निंग मिशन के तहत। ठीक है? हाँ, ये रहा आपका भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू संरक्षण संस्थान। ठीक है? इसकी जो क्या है, लोकेशन गांधीनगर। क्या है ये? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट है।
रोल क्या है? स्वयं प्रभा को, यह संस्था स्वयं प्रभा के सभी 40 एजुकेशनल चैनल का अपलिंक यानी कि ट्रांसमिशन जीसैट सैटेलाइट के माध्यम से करती है। सिग्नल्स कहाँ पे आते हैं? यहाँ से सभी सभी जगह प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। समझने वाली चीज़ें नहीं है क्योंकि हम क्लास खत्म करके मैं चाहता हूँ हम जल्दी एक नई यूनिट को प्रारंभ करें, इसलिए मैं आपको चीज़ें जल्दी-जल्दी फास्ट फॉरवर्ड बताता जा रहा हूँ। ठीक है? अब ये देखिए, ये वो 10 के 10 जो चैनल हैं आपके, ये जो 10 के चैनल है ना, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, 100% चांसेस है एक प्रश्न यहाँ से बन बिल्कुल। कैसे याद करोगे? बागीश चैनल नंबर 1, बागीश चैनल नंबर 2 संस्कृत, प्रबोध, सारस्वत, प्रबंधन, विधिक, कौटिल्य, कौटिल्य, आर्यभट्ट, स्पंदक एंड दक्ष। इसे याद करना है। नंबर से याद करना है, सीरीज वाइज याद करना है। बहुत सारे चैनल कभी-कभी क्रोनोलॉजी में मिला के दे दिए जाएँगे। चैनल से पूछ लिया जाएगा ये चैनल नंबर 1 बागीश किससे संबंधित? तो साथ ये ह्यूमैनिटीज़ से है, ठीक है? कौन इसको ऑपरेट करता है? सीईसी नई दिल्ली के द्वारा किए जाते हैं शुरू के 10 चैनल। बाकी के 40 देखिए मैंने इधर दे दिए। 11 से 16 इनकी एक 40 चैनल की एक लिस्ट मिलेगी, वो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया, 40 के 40 चैनल की लिस्ट, वो आप इसकी वेबसाइट से देख लीजिए या फिर मैं ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है? चलिए, स्वयं प्लेस, स्वयं प्लस एक और प्लेटफ़ॉर्म आता है। स्वयं प्लस भारत सरकार की एक उन्नत MOOCs प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे इग्नू के सहयोग से आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है? ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका था भाई ये वोकेशनल, उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम के लिए ये लाई गई थी, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम, ये सबसे मिलेगा इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड कोर्स के लिए स्वयं प्लस लाया गया था कब? 27 फरवरी 2024 लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया था शिक्षा मंत्रालय आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है? एलटी, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को जैसे प्रमुख कंपनियों के साथ पाठ्यक्रम हमने तैयार किए हैं, ठीक है? क्रेडिट मान्यता, क्रेडिट फ्रेमवर्क, चैट जेपोर्ट मदद वगैरह ये सारी की सारी चीज़ बस में याद रखना है, इसका उद्देश्य याद डेटा साइंस, एक्सेल, पाइथन, आर में डाटा विश्लेषण और अभी हमने मे बी 5 एआई पाठ्यक्रम लॉन्च किए हैं। हो सकता है वो इसी के माध्यम से हो। एआई पाठ्यक्रम लॉन्च किए हैं, याद रख लेना अभी 2025 में भी लास्ट महीने की न्यूज़ है, 2025 की न्यूज़ है। कुछ करंट अफेयर्स भी आप लोग देखते रहना। ये आपके लिए मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया, पीपीटी बनाते टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी मुझे जस्ट याद आई है। तो हमने 5 मैं ना उसमें डाल दूँगा आपको कहीं न कहीं ग्रुप में डाल दूँगा, पर आप खुद से देख लेना। 5 एआई पाठ्यक्रम लॉन्च किए, आप अच्छे से वो 5 के 5 के नाम याद रखने। एक तो मैं देखिए बताऊँ कुछ अब तो शायद पाइथन था, पाइथन लैंग्वेज वगैरह था कुछ ऐसा ही और कुछ एआई से रिलेटेड है, पाँचों के पाँचों एआई से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना, पाँचों के नाम देख लेना। तो क्या उद्देश्य था पता ही है सबको। एक साथ ही ऐसे ये भी एक टीटीएच चैनल है, साथ ही हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएँगे, साथ ही इसको भी आप लगभग 5 स्टार लगा लीजिए। यहाँ हायर एजुकेशन में यहाँ से एक प्रश्न मुझे लग रहा है बनता ही बनता है, एक प्रश्न कहीं से भी आ जाएगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षण और मूल्यांकन मंच है। यह प्लेटफ़ॉर्म विशेष रूप से जेईई, नीट, एसएससी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराता है आपका, ठीक? कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कौन कराता है? साथ ही प्लेटफ़ॉर्म से कराई जाती है आपके पास, ठीक है तैयारी? ये बहुत सारे इसमें है, आईआईटी कानपुर कौन तो संचालन कौन करता है? आईआईटी कानपुर याद रखना। स्थापित स्टार्ट कब हुआ? 2023 में किया गया था। तो आप एसएससी वगैरह तैयारी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। कितने चैनल हैं? कुल टोटल 7 चैनल हैं। देखिए इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, लॉ, एग्रीकल्चर, आईसीएसआर, सीयूईटी और एसएससी। आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। चैनल्स स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल नेटवर्क पर उपलब्ध हैं, जो डीडी फ्री डिश और डीडी टीवी पर उपलब्ध होते हैं, ठीक है? देख लीजिएगा, बाकी वही सारी विशेषताएँ मिलेंगी, जेईई, नीट, एसएससी, मॉक टेस्ट, मार्गदर्शन, बाकी सारी चीज़ें। एक आता है विद्यामित्र, को भी हम देख लेते हैं, ठीक है? विद्यामित्र, ये क्या है सर? देखो विद्यामित्र भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और इनफिलिपनेट की बात करूंगा स्वयं प्रभा में भी इनफिलिपनेट बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है द्वारा विकसित किया और ऑनलाइन एक शिक्षण पोर्टल है। यह पोर्टल राष्ट्रीय मिशन फॉर एजुकेशन थ्रू आईसीटी के तहत विकसित किया गया ई कंटेंट की बात करता है, ठीक है? इसका उद्देश्य छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यक्रम सामग्री, ऑडियो वीडियो पाठ्य सामग्री, मल्टीमीडिया समग्र सामग्री एक इंटर माध्यम से स्टार्ट कब हुआ? 2015 में हुआ। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार
इसका संचालन कौन करता है? एक इन्फिलिप करती है। ये एक हमारा लाइब्रेरी सेंटर कह लीजिए इसको, गांधीनगर, गुजरात, ठीक है? के द्वारा ये किया जाता है। इन्फिलिप अब बात करेंगे हम आगे। इसकी लोकेशन पूछी जाती है कई बार। देश भर के छात्रों के लिए उपलब्धता हो, स्वयं निर्देशित अध्ययन के लिए लचीलापन हो, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए ध्यान दिया गया। प्रसिद्ध संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाती थी। वही सारी बातें, इसकी विशेषता आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक है शेरनी, ये फीमेल एजुकेशन के लिए आती है। ये फीमेल एजुकेशन के लिए, ठीक है? फीमेल एजुकेशन है, महिला सशक्तिकरण। भारत सरकार की एक विशेषज्ञ प्रोफाइल नेटवर्क पर जो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के ज्ञान कौशल विषय तक जोड़कर सशक्त बतानी। इस प्रणाली का उद्देश्य था महिला को सहयोग, मार्गदर्शन, ज्ञान साझाकरण वगैरह सारी चीजें। महिला फैकल्टी मेंबर की राष्ट्रीय स्तरीय विशेषता प्रोफाइल प्रणाली बनाना। पढ़ लेना, सिंपल सी चीज है। अब आती है इन्फ्लिपनेट। इसको ये देखिए, सभी जगह जितने भी आपके ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, उन सब पे जो लाइब्रेरी कंटेंट मिल रही है, जिन आईआईटी तो इंक्लूडेड है, साथ में इन्फ्लिपनेट क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर इन्फ्लिपनेट, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र कह लीजिए इसको। इसकी स्थापना 1991 में यूजीसी द्वारा कराई गई थी। आईयूसीए के तहत परियोजना शुरू की। 16 मई 1996 को एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय है, एक इंटर यूनिवर्सिटी भी, इतना याद रखना। मैं शायद इसको एक बार पढ़ा चुका हूँ, मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है यार। हम पढ़ चुके हैं, इंटर यूनिवर्सिटी भी है। 1996 में इसको बनाया गया था। लोकेशन इसके अच्छे से याद रखना ना, गांधीनगर, गुजरात, ठीक है? संचालन भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका करता है। उद्देश्य क्या है? विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित करना। ठीक है? आधुनिक की जब बात आती है तो फिर आती है सीधी बात, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात आ जाएगी। ठीक है? और क्या बात है? उच्च संसाधनों को इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए डिजिटल संसाधनों की पहुंच बढ़ाना, ये सारी बातें इसमें कही जाती हैं। इसके अंतर्गत हम जब रिसर्च पढ़ेंगे ना, इसकी कुछ परियोजनाएं, रिसर्च हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? जब हम रिसर्च पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको ये शोध गंगा, शोध 3.0, ओएनएस एंड शोध सिंधु, ये सारी ये जो रिसर्च की जितनी भी चीजें हैं, ये सब पढ़ाऊंगा। ठीक है? अभी आप बस नाम दे दें। और क्या है? सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय ऐप, ये देखिए। एक और हालिया इनकी एक फेल है, सस्तु साहित्य वर्धक कार्य, पुस्तकालयों के डिजिटलीकरण उपयोग के लिए लॉन्च किया गया है ये। ठीक है? अब इतने सारे प्रकल्प सरकार चला रही है ना, इसकी वेबसाइट भी पूछ ली जाती है तो कभी ये देख लेना, www.inflipnet.ac.in, ठीक है? अब इतने सारे प्रकल्प है ना, अब इतने याद करना तो मुश्किल होता है, तो क्या करोगे आप? मेन जो डिजिटल वाले ना, ये तो अच्छे से याद कर ले। बहुत मुझे लग रहा है एक आध प्रश्न तो पूछा ही जाएगा इस बार, पूछा ही जाता है। एनआईआरएफ के, हाँ, एक चीज और है, अभी 2025 की एक एनआईआरएफ रैंकिंग आ चुकी है। मैं पूरा का पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है? क्या डाल दूंगा? पीडीएफ आपको डाल दूंगा ग्रुप में। मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा आपको ग्रुप में। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 की रैंकिंग आ चुकी है। मे बी मोस्टली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गया तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके पास यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहले पे कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो इसका एक पीडीएफ पूरा का पूरा मैं भेज दूंगा आपके ग्रुप में, या फिर आप सीधे एनआईआरएफ की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इंग्लिश में आ चुका है, हिंदी में अभी अपलोड नहीं हुआ है। जैसे हिंदी में वहाँ अपलोड हो जाएगा, मैं डाउनलोड करके हिंदी इंग्लिश का भी भेज दूंगा, डोंट वरी, उसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस समझने के लिए आपको क्या करना है, इसका फैक्ट देख लेते हैं। एनआईआरएफ कब लॉन्च? ये 29 दिसंबर 2015 को हुई थी। ये क्या करती है? हमारे देश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज होती है ना, सबको रैंकिंग देती है अपनी योग्यता और कार्य के आधार पर। ठीक है? ए प्लस 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 जैसे रैंकिंग के आधार पर। संचालन कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शिक्षा मंत्रालय कह लीजिए। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों को, जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी के लिए जितनी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज है ना, सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सबको भी रैंक प्रदान करने के लिए पद्धति पर मेरी भी इस हिसाब से शायद आईआईएससी बेंगलोर सबसे फर्स्ट है इस बार भी, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने शायद शायद पढ़ा था शायद न्यूज में। आईआईएससी बेंगलोर है ना, आईआईएससी बेंगलोर शायद फर्स्ट रैंक पे है अभी, है ना? निर्धारण प्रक्रिया क्या क्या होती है? एमआईटी द्वारा निर्धारित कोर कमेटी की सिफारिश और समझ पर आधारित, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। इसमें मुख्य रैंकिंग के पैरामीटर क्या क्या होते हैं, पैरामीटर्स अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है? जितने भी पैरामीटर्स हैं इनके एक बार रीड कर लेना। और टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, ये सारे सारे पैरामीटर्स हैं, ये पांच पैरामीटर्स। तो हायर एजुकेशन मैंने भाई साहब आपका खत्म कर दिया। ये देखिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें आपको समझने वाली। आज मैम ये 15 नंबर की क्लास में हायर एजुकेशन खत्म।
अब इसको हम छोटा-छोटा करके पढ़ते हैं ना, कोई मतलब नहीं था। इसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है नहीं, आप सब समझदार हो, आसानी से पढ़ लोगे। मैं भी नहीं चाहता आपका समय अब ज़्यादा खराब हो क्लासों की वजह से ना, कि आप सर पे विश्वास करके क्लास देख रहे हैं सर की, सर इतनी छोटी-छोटी क्लासेस ले रहे हैं हमारी, बताओ कैसे काम होगा? अब मैं क्या करूँ? मैं अभी थोड़ा-सा बीमारी की वजह से, अपनी सर्जरी की वजह से मेरे पैर में एक चोट लग गई थी, आपको बता देता हूँ आज। उस चोट की वजह से मेरा जो अंगूठा था ना, बहुत ज़्यादा पक गया था, उसमें पस बनने लगा था। जिसे आप नेल एंड ग्रो कहते हैं, वो नाखून जो था वो नीचे की ओर बढ़ रहा था। तो मैं खड़े बोर्ड पे क्लास आपने देखा होगा, बहुत दिक्कत आती थी मुझे खड़े होने में। ढाई से 3 महीने बहुत तकलीफ में, बहुत पीड़ा सही में। ना जाने मैं उन 2-3 महीनों में ना जाने 100-200 तो गोलियाँ खा चुका था एंटीबायोटिक्स की। इतने इंजेक्शन लगवा जो काम नहीं बन रहा था। फिर बाद में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में एक सर्जन है, उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि सर्जरी होगी इसकी, ये थोड़ा-सा काटा-पीटी होगी और नेल भी रिमूव करेगा। वो डेट उनसे मिली, वो दिल्ली चले गए, फिर मुझे बाहर जाना पड़ा। अब मैं भोपाल से जब मैं घर आया अपने, मैं जब आया वहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद मैं चल नहीं पा रहा था बिना किसी सहारे के। मतलब 2-3 दिन मेरी स्थिति खराब थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बस मैं ही जानता हूँ मैंने वो दर्द सहा है। अभी मैं ठीक हूँ और अभी हम क्लासेस ले रहे हैं। बस हो सकता है कल या परसों की 1-2 दिन की और मुझे शायद जाना पड़े, पर मैं कोशिश करूँगा, आपको क्लासेस मिल जाएँगी, मैं रिकॉर्ड करके रख लूँगा पहले, ऐसा कुछ कर लेंगे। और यार देखो, मैं कोई कमी नहीं रख रहा हूँ, मैं अपना 100% आपको दे रहा हूँ, मैं आपसे बस उम्मीद कर रहा हूँ आप भी आपका मुझे 100% दे दो। आज की इस क्लास को हम चाहते 4 क्लास में करवा दूँगा मैं। कोई मतलब नहीं है पर वो 4 क्लासेस आपको देखने की। क्यों? चीज़ें समझने वाली। अब जैसे कि हम मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ पे हमारे कितने लेक्चर हो चुके हैं? 6 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी मैथ। अब इन 6 क्लासों में हमने बहुत स्पीड से नहीं भगे हैं, आराम-आराम से पढ़ रहे हैं, एक-एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हमने लेट नंबर सीरीज़ की 2 क्लासें ली, क्योंकि ज़रूरत थी वहाँ 2 क्लास लेने की। अब यहाँ चीज़ें हम देखो समझने वाली, इसमें आपका एंशिएंट वाला पार्ट, मॉडर्न वाला पार्ट, आप जो 15 लेक्चर भी अगर देख लोगे ना ईमानदारी से, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या करना है, नोट्स आपको मिल जाएँगे। अभी ये लेक्चर जैसे ही खत्म होगा, आपकी क्लास जैसे ही अपलोड होके खत्म होती है यूट्यूब पर, आपकी शाम के टाइम में लगभग आपके पास ये पीडीएफ डाल दूँगा, ठीक है? अगर मैं प्रेज़ेंट में रहा अपने, मुझे थोड़ा इंदौर जाना है अभी 1-2 दिन, 1 दिन के लिए इंदौर जाना है, मेरी एक कुछ कार्य है मेरे वहाँ पर। तो बीच-बीच में ये आता रहेगा दौर। देखिए, हमने कल संडे था, मैंने कल संडे भी आपके लिए मैथ की क्लास अपलोड की है बाकायदा। हायर एजुकेशन नहीं डाल पाया था, मैंने सोचा हायर एजुकेशन को एक ही क्लास में खत्म कर देंगे, रटा होते साला, ठीक है ना? बाकी यार आप ना मेहनत बहुत खींचना पड़ना पड़ेगा। 70 दिन बचे हैं, 70 दिन में खुद को झोंक दीजिए यार, कुछ भी देखो, आपकी सफलता से बढ़ के आपके लिए कुछ भी नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ मैं, आपकी सफलता से बढ़ के और आज आपकी इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए, अभी मैं आपको लिटरली बता दूँ, मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी 3 बजकर, अभी बता रहा हूँ, रात को 3 बज रहे हैं। रात को 3 बज के 40 मिनट 3 बज के 45 मिनट हो चुके हैं। मुझे क्लास अपलोड करने में लगभग 4 बज जाएँ। अब 4 बजे जाके मैं सोऊँगा आज जाके। क्यों? आप लोगों के लिए इतनी मेहनत। क्योंकि मुझे पता है यार, बहुत सारे, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुज़रा हूँ। मैंने वो दिन देखे हैं, जब हमारे पास साधन नहीं होते, संसाधन नहीं होते, अच्छा कंटेंट नहीं होता, अच्छे टीचर्स नहीं होते। और हमारे पास उतना अर्थ भी नहीं होता कि हम 10,000 5,000 इसका, क्योंकि इस एज में आने के बाद अगर आपके पास रोज़गार नहीं है और घरवालों से ₹1 माँग ₹10 माँगना भी ना बड़ी वो महसूस होता है। सब झेला है यार, मैंने तो प्राइवेट सेक्टर में 4 साल काम भी किया है, सुपरवाइज़र, टीम लीडर, ट्रेनर के तौर पे कार्य भी किया है। तो कभी चर्चा करेंगे विस्तार से, कभी अगर ऐसा मिला तो कभी अपन जब लाइव डाउट सेशन, व्यक्तिगत तौर पे कोई सेमिनार वगैरह करेंगे भविष्य में। अभी तो शुरुआत ही की है अपन ने। देखते हैं ये यात्रा कहाँ तक लेके चलती है। तो मैं ये कहता हूँ, ये मुझे टीचर, मैं अपने आप को मानता भी नहीं। मैंने पहले भी आप सबको बताया है। मैं बस एक दिशा निर्देशक की भूमिका में रहना चाहता हूँ, इतना काफ़ी है मेरे, बस और कुछ मुझे नहीं चाहिए आप लोगों से। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना, अपना राधेश मेरे मुझे भी मत देना, राधेश पाठशाला के साथ बनाए रखना। बाकी सब हुई वही जो राम रचि राखा। ठीक है? मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु फल की चिंता करना है, परंतु मेहनत के साथ करना है, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी था, तो हमारी हायर एजुकेशन खत्म, नेक्स्ट यूनिट में आपको ग्रुप में मैसेज डाल दूँगा, आपसे ही वोटिंग करवा लेंगे, कौन-सी विषय आप पढ़ना चाहते हैं, या रहने दो, मैं नहीं करवा रहा वोटिंग-वोटिंग, मुझे तो जो पढ़ाना होगा मैं पढ़ा दूँगा, आपके लिए जो यूनिट सबसे सही लग रही है, जैसे कि फैक्ट वाली यूनिट मैं पहले निपटाना चाहता हूँ।
या तो एनवायरनमेंट उठाएँगे या फिर इंडियन लॉजिक करेंगे। चलिए थोड़ा-सा अब अभी ये थोड़ा-सा ना पका दिया होगा मुझे पता है हायर एजुकेशन पका दिया होगा आपको, सारे फैक्ट एक-एक याद होंगे। और एक-एक भाई हायर एजुकेशन फैक्ट तो याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। फिर बता रहा हूँ, कोई विकल्प ही नहीं है हायर एजुकेशन में फैक्ट याद करने के अलावा। अब हायर एजुकेशन इतना बड़ा है, इसमें एक 30 क्लासेस भी कम पड़ जाती हैं, 30 क्लासेस। मैंने बहुत सारी महाभारत तो लिखी, ऐड ही नहीं की इसमें, हटा दी मैंने, नहीं ये काम की वो। लिखवाने के बेटर तो यार 4-5 लेक्चर और लग जाते। बेटर है इतना कम पढ़िए, तो बार-बार पढ़िए। एक कंटेंट पढ़ना है, एक सोर्स पढ़ और हाँ, जो नोट्स दे रहा हूँ ना इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है पेपर 1 में, कोई किताब मत पढ़ना, कोई कुछ मत करना। पहले से यदि पढ़ी हो तो ठीक है, 1 आध बार पढ़ लिया करना, बाकी एक चीज़ को बार-बार पढ़ना है। यही ये फ़ॉर्मूला अपना रहा हूँ, 10 किताब को 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज़ को 10 बार पढ़ लो। चाबी आपके हाथ में है। मिलेंगे कल पुनः इसी अगली क्लास के साथ। अगले अब तो मैथ तो चल ही रही है आप लोगों की, और है ना स्पीड बढ़ा दो। जितनी भी अभी तक यूनिट नहीं कवर हुई तो जल्दी, और अगर बराबर आप मेरे साथ चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं चल रहे हो तो जल्दी से कर दो। ठीक है? तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, आनंदित रहें, खूब मज़े करते रहें, और सबसे बढ़िया चीज़ है खूब सारा पढ़ते रहें, और मुझे खूब सारा आपका प्यार और सपोर्ट देते रहें, ताकि मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होता रहूँ। तो म ठीक है? जय हिंद सभी साथियों को, प्यारे दोस्तों को।